खर्चा रुपया। अगर आपके साथ ना घर में यही कहानी है तो आपके लिए हमारी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूं कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, एसेट लायबिलिटी और नेटवर्थ क्या होती है, क्यों समझना इन्हें आपके लिए जरूरी हो जाता है, पर्सनल फाइनेंस के अंडर आपको क्या क्या चीजें मैनेज करनी होती है और पर्सनल फाइनेंस जब आप मैनेज करते हैं तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। देखिए, आपको ना मैंने इस कोर्स के एक इंट्रो वीडियो में बताया था कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझे और मैं आपको बताऊं तो देखिए, अपने पैसे का हिसाब किताब रखना ही पर्सनल फाइनेंस कहलाता है। यानी आप इसे ना अपना पर्सनल बही खाता भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कितना खर्चा कहाँ किया, कहाँ पर आपको पैसा नहीं खर्चना चाहिए था, अब आप पैसा अगर सेव करना चाह रहे हैं तो कहाँ सेव कर रहे हैं, इस सेविंग को आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के आपके गोल क्या क्या हैं, उनके लिए कितना पैसा चाहिए होगा, ये तमाम चीजें जो हैं इन्हें हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। देखिए, अब जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस को समझने से पहले आपके लिए ना एसेट लायबिलिटीज और नेटवर्थ को समझना क्यों जरूरी हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये एसेट लायबिलिटीज और नेटवर्थ होती क्या है। एसेट्स जो होती है ना, वैसी गुड्स और सर्विसेज होती हैं जिन्हें आप फ्यूचर में ना मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अब ये क्या करती है, ये आपके ना प्रॉफिट को और या पैसे को कमाने में ना मदद करती हैं। अब जैसे मान लीजिए कैश हो गया, बिल्डिंग हो गई या लैंड हो गई या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट हो गई, ये तमाम चीजें जो है वो आपकी असेट्स है। अब असेट्स जो होती है वो भी दो तरह की होती हैं, एक होती है फिक्स्ड असेट और दूसरी होती है करंट असेट। अब फिक्स असेट जो होती है इन्हें ना हम लॉन्ग टर्म असेट्स भी कहते हैं। अब वो असेट्स जो आपके साथ लंबे समय तक रहती हैं, आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट प्रोवाइड करती हैं, इसे हम कहते हैं फिक्स टर्म एसेट भी। अब जैसे कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अब इसे आप क्या कहेंगे, ये आपकी लॉन्ग टर्म एसेट है। इसे लॉन्ग टर्म एसेट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि लंबे समय में ये आपको प्रॉफिट देगी। अब देखिए, इसके अंदर भी और दो कैटेगरीज आती हैं टेंजिबल एसेट की। अब देखिए, वो जिन्हें आप टच कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जमीन हो गई, आपकी ज्वेलरी हो गई, सारी फिजिकल एसेट्स जो होती है ना वो टेंजिबल एसेट्स होती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कैश हो गया, लैंड, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सारी टेंजिबल हैं। अब इनटेंजिबल एसेट्स वो होती है जिन्हें आप महसूस नहीं कर सकते, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, उसके गुडविल हो गई तो वो आपकी इनटेंजिबल एसेट है, उसके पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, बिजनेस का नाम हो गया, लोगो हो गया, उसकी ब्रांड वैल्यू हो गई, ये सारी इनटेंजिबल एसेट्स मानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं लायबिलिटीज की। देखिए, लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज लेना, यानी कि किसी से लिया गया पैसा होता है जिसे आपको वापस करना होता है। लायबिलिटीज भी ना दो तरह की होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में मान लीजिए कि आपने कोई शॉप खरीदनी है, अब उसके लिए आपने क्या किया, आपने ना बैंक से जो है वो आपने लोन ले लिया लंबे समय के लिए, तो इसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहा जा सकता है। अब दूसरा होता है करंट लायबिलिटी, जो हमें ना कम समय में चुकानी होती है, उसे हम शॉर्ट टर्म या फिर करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, या आप अपने अगर एम्प्लॉयज को पेमेंट देते हैं यानी कि उनकी सैलरी देते हैं, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो करंट लायबिलिटी के अंडर आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्थ की, नेट वैल्यू की। जो हमारी असेट्स होती हैं यानी कि आपके पास जो भी चीजें हो गई, जैसे कि आपकी जमीन हो गई, कैश हो गया, ऐसी चीजें जो आपके असेट्स कहलाती हैं, उसमें से जब हम लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमारी नेटवर्थ जो होती है वो हमारे हाथ में आ जाती है। अब देखिए, ये किसी इंडिविजुअल या कंपनी की ना फाइनेंशियल हेल्थ जानने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका होता है। इससे आपको किसी की करंट फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है। अब मान लीजिए कि शुभम और रिधि जो है वो पति पत्नी है, दोनों के घर की कीमत जो हुई वो 70 लाख हुई, उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो 20 लाख रुपए है और उनकी गाड़ी की कीमत जो है वो 10 लाख है। अब घर खरीदने के लिए इन दोनों ने क्या किया कि 45 लाख रुपए का लोन ले लिया और साथ ही में गाड़ी के लिए 5 लाख का लोन लिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ क्या हुई। जी हाँ, घर जो है वो उनकी असेट हो गई, इन्वेस्टमेंट उनकी असेट है और कार भी उनकी असेट है, तो इन सब की कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए, यानी कि उनकी असेट्स हो गई 1 करोड़ की। अब ऐसे ही इनकी जो लायबिलिटीज हैं, यानी कि जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, इनकी कीमत है 50 लाख रुपए। तो नेटवर्थ निकालने के लिए हम असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ में से हमने 50 लाख रुपए को माइनस कर दिया, तो इनकी नेटवर्थ जो हो गई
वो 50 लाख रुपए हो गई। अब आप जानते हैं कि आपके लिए आपका नेटवर्थ जानना क्यों जरूरी हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि भला मुझे इसकी क्या जरूरत है, इससे मुझे क्या फायदा होगा। देखिए, अगर आप अपनी रियल वर्थ जानना चाहते हैं तो आपको नेटवर्थ जाननी होगी। इससे आप अपनी ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी नेटवर्थ जो है वो बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही है। आप अपनी असेट्स बढ़ने पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मुमकिन कैसे होगा, तो हम कहेंगे कि ये सब ना पर्सनल फाइनेंस के साथ ही मुमकिन है। अब आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पर्सनल फाइनेंस के अंडर आती हैं। देखिए, जब भी आप पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसका ना आपको ख्याल रखना होता है। सबसे पहली चीज जो इसके अंडर आती है वो होता है बजट। बजट यानी कि आपको अपने खर्चे का और सेविंग का प्लान बनाना होगा, इसी को हम बजट कहते हैं। दूसरी चीज होती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। देखिए, पैसा तो हम बचा लेते हैं, हर कोई बचा लेता है, लेकिन बचे हुए पैसे को सही जगह पर लगाना ही निवेश कहलाता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ना आपका पैसा जो होता है वो बढ़ जाता है और आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। तीसरी चीज होती है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी कि इंश्योरेंस। अब आप खुद का इंश्योरेंस लीजिए, फैमिली का लीजिए, घर का लीजिए, गाड़ी का लीजिए, ये सारी चीजों का इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत जरूरी है और ये काफी अहम एस्पेक्ट रहता है पर्सनल फाइनेंस का। चौथी चीज होती है टैक्सेस। देखिए, अगर आप कमाई करते हैं तो आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, इसलिए टैक्सेस के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और पांचवी चीज है फ्यूचर प्लानिंग यानी कि रिटायरमेंट प्लानिंग। अपना घर खरीदने की प्लानिंग आपके इसके अंदर आ जाती है। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी फ्यूचर प्लानिंग में आती हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सारी चीजें करने की मुझे क्या जरूरत है, भला इससे मुझे क्या फायदा होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि आप डेट्स को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि आपको ना किसी से पैसा नहीं लेना होगा। दूसरा फायदा ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि आप ना इमरजेंसीज के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। चौथा फायदा ये है कि आपको ना मन की शांति मिल जाएगी। और पांचवा फायदा, आप अपने पैसे की बर्बादी को रोक पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है और आप इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, या फिर आप चाहें तो बिजनेस क्लास में भी जा सकते हैं, पर होगा क्या, पहुंचेंगे तो आप दिल्ली ही ना, मुंबई से। अब आप अगर चाहेंगे कि तमाम सुविधाओं को उठाते हुए आप ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल करेंगे। लेकिन अगर आपको अपना पैसा बचाना है और केवल आपका लक्ष्य जो है मुंबई से दिल्ली पहुंचने में है, तो आप क्या करेंगे कि इकोनॉमी क्लास में जाएंगे और आराम से वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें ना आपका खर्चा कम होगा। इसलिए आपको चूज करना है कि आप किस तरह से अपना पैसा खर्चना चाहते हैं। बस ये याद रखें कि पैसे की बर्बादी ना करें, बल्कि उसे सहेज कर रखें और समझदारी से खर्चा करें। तो ये तमाम बातें जो मैंने बताई हैं, ये आपको तब फायदा होगा जब आप अपने मनी का मैनेजमेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।